हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ इजराइल के एक प्रतिनिधि मंडल ने बैठक की। बैठक में जल संसाधन के लिए हरियाणा इजराइल के बीच सहयोग पर चर्चा की गई। वहीं जल संचयन, जल दक्षता और अपशिष्ट जल उपचार समेत कई मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इजराइल ने पानी का सही और सकारात्मक उपयोग किया है। और देश आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। 23 साल पहले आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तानी सेना को करारी शिकस्त दी थी। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट पर लिखा कि अपना सर्वोच्च बलिदान कर मां भारती का शीश गर्व से ऊंचा करने वाले भारतीय सेना के जवानों को कारगिल विजय दिवस पर समस्त प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि नमन। इन विजयी नायकों के शौर्य, त्याग और बलिदान की गौरव का गाथा भारतीयों को आजीवन राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी। तो आज कारगिल विजय दिवस है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया और सभी को कारगिल दिवस की बधाई दी और उन्हें लिखा, अपना सर्वस्व बलिदान और मां भारती का शीघ्र गर्व और ऊंचा करने वाले भारतीय सेना के जवानों को कारगिल विजय दिवस पर समस्त प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि नमन। इन विजयी नायकों के शौर्य, त्याग और बलिदान की गौरव गाथा भारतीयों को आजीवन राष्ट्र के नाम प्रेरित करती रहेगी। तो सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट की और तमाम देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की बधाई दी। और देश भर में शिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। शिवरात्रि के पावन मौके पर सीएम मनोहर लाल ने शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, तो ट्वीट करते हुए लिखा कि देवादिदेव महादेव के ध्यान और तप के पावन श्रावण मास की शिवरात्रि के शुभ अवसर पर भोले बाबा के सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव समस्त सृष्टि का कल्याण करें। तो शिवरात्रि का मौका आज और इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट के जरिए तमाम देशवासियों को शिवरात्रि की बधाई दी। मनोहर राज में हरियाणा की तस्वीर और तकदीर दोनों में परिवर्तन हो रहा है। लगातार हरियाणा हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। पढ़ाई में बेटियों का अव्वल आना हो, खेलों में मेडल लाना हो, नेशनल फिल्म अवार्ड्स में छा जाना हो या इनोवेशन में उभर कर आना हो, हरियाणा विकास के पथ पर लगातार बिना रुके आगे बढ़ रहा है। वो कैसे, ये जानने के लिए रिपोर्ट दिखाते हैं। निरंतर बदल रही हरियाणा की तस्वीर। जी हां, मनोहर राज में हरियाणा की तस्वीर और तकदीर दोनों में परिवर्तन हो रहा है। लगातार हरियाणा हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा है कि पढ़ाई में बेटियों का अव्वल आना हो, खेलों में मेडल लाना हो, नेशनल फिल्म अवार्ड में छा जाना हो या इनोवेशन में उभर कर आना हो, देश में हरियाणा की तस्वीर कुछ वर्षों में तेजी से बदली है। हरियाणा को देश के मानचित्र पर नई पहचान दिलाने के प्रयास में लगे प्रत्येक हरियाणवी को बधाई। आइए अब आपको एक एक कर दिखाते हैं कि मनोहर राज में किस तरह से हरियाणा निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। हरियाणा में टैलेंट की भरमार। खेल हो या पढ़ाई, सभी क्षेत्रों में हरियाणा के युवा अपना दमखम दिखा रहे हैं। हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक और इतिहास रचा।
उन्होंने अमेरिका के यूजेन में चल रही विश्व एथलेटिक्स में 88.13 मीटर भाला फेंककर सिल्वर मेडल जीता है और इस उपलब्धि के साथ ही वह इस टूर्नामेंट के इतिहास में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए। नीरज चोपड़ा ने अपनी इस जीत के लिए हरियाणा सरकार का उनका हर कदम पर सपोर्ट करने के लिए आभार जताया। काफी अच्छा लग रहा है, आज सिल्वर जीता है देश के लिए और अभी अगले साल फिर हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोशिश करें कि वहाँ पे इससे बेटर करें। और बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ साई का, टॉप्स का, फेडरेशन का, हमारी गवर्नमेंट का, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और कोच दिया है, फॉरेन कोच है और बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा है और जिससे मैं हर कंपटीशन खेल सकता हूँ, बाहर के जो इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं। और आशा करता हूँ कि ऐसे ही हर स्पोर्ट्स में हमको सपोर्ट मिलता रहेगा और हमारा देश है जो और तरक्की करेगा स्पोर्ट्स में। सीएम मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी और कहा कि हमने खेल की दुनिया में हमने एक कदम और आगे बढ़ाया है। ये हरियाणा के लिए गौरव की बात है। कि आज खेल की दुनिया में हमने एक कदम और आगे बढ़ाया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने आज देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है और ये पहला इतिहास बना है हमारे लिए। इससे पहले 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने ब्रॉन्ज मेडल तो जीता था, लेकिन सिल्वर मेडल पहली बार जीता है और इस अवसर पर बहुत ही खुशी का एक मुकाम है। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये हरियाणा के लिए गौरव की बात है। पानीपत में उनके गांव में इस समय लोग इकट्ठे हैं, माता पिता उनके इकट्ठे हुए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और इसी प्रकार नीरज चोपड़ा के लिए कामना करता हूं कि अपने कदम आगे बढ़ाते रहे, देश की दुनिया में अपनी शान बढ़ाते रहे। नहीं, दुनिया में, देश में सब लोग ये कह रहे हैं कि हरियाणा की जो खेल पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है। हम अवार्ड्स भी बहुत देते हैं, उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी प्रकार से कराते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास बढ़िया है और हम तो यहाँ तक जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जो राशि मिलनी होती है उसका कुछ हिस्सा उनको जाने से पहले अपनी तैयारी के समय देते हैं। इसका एक बहुत बड़ा लाभ ये सब हो रहा है खिलाड़ियों को। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला के ग्रामीण अंचल की रहने वाली बेटी अंजलि ने 500 में से 500 अंक लाकर सीबीएसई की 10वीं परीक्षा में देश भर में टॉप किया। उसका किसी विषय में कोई अंक नहीं कटा। वहीं सीबीएसई बोर्ड में 10वीं कक्षा में पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल करने वाली अंजलि यादव से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बातचीत की। मुख्यमंत्री ने महेंद्रगढ़ की बेटी अंजलि यादव को बधाई दी। अंजलि और उसकी माता ने मुख्यमंत्री के सामने परिवार की आर्थिक समस्या रखी, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की कि हरियाणा सरकार अंजलि को अगले 2 साल तक 20,000 रुपए प्रति महीने की वित्तीय सहायता देगी और 12वीं के बाद देश के सबसे अच्छे संस्थान से MBBS का कोर्स कराने में भी हरियाणा सरकार मदद करेगी। अंजलि बेटे बहुत बहुत बधाई तुम्हें। हाँ, नमस्कार नमस्कार। देखिए, आपने रिकॉर्ड तोड़ा ही नहीं है, ये तोड़ा ही नहीं है बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है कि इसको कोई तोड़ भी नहीं सकता है। आगे भी पढ़ाई में आप खूब आगे बढ़ो और देश का नाम, प्रदेश का नाम, माता पिता का नाम, गांव का नाम, सबका नाम आप मशहूर करो, सबके नाम को ऊंचा करो। आप बड़े होके क्या बनोगे? सर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। आप देश में जहाँ चाहेंगे वहाँ मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन कराएंगे। सर, हम फाइनेंशियली थोड़ा वीक है तो मुझे हेल्प की जरूरत है। कोई नहीं, आपको पूरी हेल्प मिलेगी। कितना खर्चा है महीने का वहाँ? सर, महीने का वहाँ पे 20,000 लग रहा है। ठीक है, तो 20,000 रुपये महीना तुम्हें अब 2 साल के लिए मिलेगा। तो मम्मी को दो जरा, उनको भी बधाई दे देता हूँ मैं। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते बहन जी, आपको बहुत बहुत बधाई। बेटी ने जो है नाम कमाया है, 100% इसने नंबर लिए हैं और इसकी आगे की पढ़ाई में हमारा पूरा इसमें योगदान रहेगा, कोई चिंता मत करना। सर थैंक यू सर, लेकिन सर हमारी घर की परेशानी है, घर में थोड़ी परिस्थिति ऐसी हालत से गुजर रही है, इसलिए मुझे डॉक्टर बनना चाहती है। LN में एडमिशन तो ले लिया सर, हमारे से दिक्कत है, इसके पापा की दिक्कत है। मैंने बता दिया कि 20,000 रुपये महीना हम देंगे इसको। सर बार मेरे को एम्स पे जाना है, मम्मी मेरे को कोचिंग करवा दो, मम्मी को एम्स पे जाना है। हाँ ठीक है, कोचिंग करे, वहाँ पढ़ाई करे
इसका जो खर्चा आएगा 20,000 महीना हम देंगे और फिर एम्स में जाकर के अच्छी डॉक्टर बनेगी। लिंगानुपात में आ रहे बेहतर परिणाम। प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का असर दिखने लगा है। अब घरों में बेटियों की किलकारियां गूंजने लगी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी सूची के अनुसार 4 महीने में लिंगानुपात में सुधार हुआ है। सोनीपत के गांव गौरण में साल 2021 में 34 लड़के और 50 बेटियों ने जन्म लिया और इसी के तहत लिंगानुपात में इस गांव का सेक्स रेशियो 1000 लड़कों पर 1470 बेटियों के जन्म का आंकड़ा सामने आया है। सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारत सरकार की भिन्न भिन्न स्कीमें हैं जिसमें हरियाणा प्रदेश अग्रणी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत लिंगानुपात प्रॉपर रखने के लिए और बेटा और बेटी को समान अधिकार प्राप्त हों, उसके लिए सोनीपत जिला प्रशासन अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा है। और बड़ी खुशी की बात है हमारे जिले का खरखौदा ब्लॉक का गौरण गाँव, जहाँ पर सेक्स रेशो पॉजिटिव साइड में बड़ी इम्प्रूव हुई है, उनको आज हमने प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया है। आशा वर्कर भी हैं, आंगनबाड़ी वर्कर भी हैं, पंच भी हैं, सरपंच भी हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरी टीम है। हमें पूरी उम्मीद है कि आगे से सेक्स रेशो और पॉजिटिव साइड में इम्प्रूव होगी, जिससे बेटा बेटी सभी को समान अधिकार प्राप्त है। हमारे गांव में जो है बेटों की अपेक्षा ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और डीसी साहब के द्वारा हमें सम्मानित किया गया कि जिले में सेक्स रेशो में हमारा गांव सबसे ऊपर आया है। हमारे गांव में 1472 लड़कियों ने जन्म लिया है लड़कों के ऊपर और ये बहुत ही गर्व की बात है। और डीसी साहब ने हमारे गांव में जो 2021 में जो लड़कियां प्रथम द्वितीय और तृतीय पद पर थी उन लड़कियों को भी सम्मानित किया है और हम यही चाहेंगे कि आगे से आगे जो है इसी तरह से हम प्रयासरत रहें। समाज में जिस प्रकार से सोच बदल रही है उसके लिए क्या कहेंगे? पहले एक संकीर्ण सोच होती थी, बेटी के जन्म पर लोग ये मानते थे कि बेटी हो गई, लेकिन अब सोच बदल रही, क्या कहेंगे? बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रयास कर रहे हैं, पेरेंट्स भी हैं उसमें, टीचर भी हैं। यहाँ गांव में जो हैं हमारे गांव में लड़कियों की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। गांव में 12th क्लास तक का स्कूल है, उसके बाद पेरेंट्स अपनी बेटियों को बाहर भेज रहे हैं और दिन प्रतिदिन लोगों की सोच बदल रही है। बेटियों के जन्म पर किस प्रकार से खुशी रहती है? जैसे लड़कों की तरह छठी मनाई जाती है? छठी भी मनाई जाती है, गाँव में 10वीं भी मनाई जाती है। खुद हम देखते हैं, हम जैसे आंगनबाड़ी वर्कर हैं, एरिया वाले हमें बुलाते हैं, हमें भी सम्मान देते हैं, हम भी उनके घर पर जाते हैं और वो बेटियों के जन्मदिन पर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम मनाते हैं। खुशी होती है और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा गाँव इस तरफ बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ के आह्वान पर स्वास्थ्य विभाग भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लगातार पहल कर रहा है। इसका असर है कि प्रदेश में बढ़ती जा रही लिंगानुपात की खाई धीरे धीरे कम होती जा रही है। दरअसल ये असर किसी अचानक हुए बदलाव का नहीं है, बल्कि कोख में लिंग जांच कराने वालों पर हुई सख्ती का परिणाम है। इसके पीछे सीएम मनोहर लाल का सख्त रवैया, स्वास्थ्य विभाग की सख्ती और कोख में भ्रूण लिंग जांच करने वाले विभाग के खुफिया दस्ते की मेहनत है। इनोवेशन में भी हरियाणा का शानदार प्रदर्शन। सीएम मनोहर लाल की तरफ से अपने अब तक के कार्यकाल में लीक से हटकर किए गए नए प्रयोगों और लागू की गई नई योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। नीति आयोग की तरफ से साल 2021 के लिए नव परिवर्तन यानी इनोवेशन करने वाले राज्यों का जो सूचकांक जारी किया गया है, उनमें हरियाणा देश के टॉप 3 राज्यों में शामिल है। हरियाणा को मिले इस तीसरे रैंक पर खुशी जाहिर करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सुशासन के रास्ते पर चलते हुए हमने अनेक नए सकारात्मक प्रयोग किए हैं और इन प्रयोगों का दौर आगे भी बिना रुके जारी रहेगा। मनोहर सरकार ने पिछले कुछ सालों में नई नीतियां बनाने के साथ साथ सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में अहम कदम उठाए हैं और पिछले 8 सालों में बड़े बदलाव किए हैं। सीएम मनोहर लाल का मानना है कि तकनीक का इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार को खत्म कर आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ तेज गति से दिया जा सकता है। वाकई में मनोहर राज में हरियाणा विकास की नई नई बुलंदियां छू रहा है और क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इधर गृह मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में होम गार्ड्स एवं सिविल डिफेंस विभाग के ऑनलाइन ड्यूटी रोस्टर सिस्टम का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के शुरू होने से होमगार्ड के स्वयंसेवकों को ऑनलाइन तरीके से ड्यूटी पर भेजा जाएगा। क्या लाभ होगा ऑनलाइन ड्यूटी रोस्टर का, जानने के लिए रिपोर्ट दिखाते हैं।
हरियाणा में अब होमगार्ड की ड्यूटी ऑनलाइन लगेगी। गृह मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में होमगार्ड्स एवं सिविल डिफेंस विभाग के ऑनलाइन ड्यूटी रोस्टर सिस्टम का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के शुरू होने से होमगार्ड के स्वयंसेवकों को ऑनलाइन तरीके से ड्यूटी पर भेजा जाएगा। गृह मंत्री ने होमगार्ड के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि होमगार्ड के स्वयं सेवकों का सेवा रिकॉर्ड, ड्यूटी रिकॉर्ड, उपस्थिति रिकॉर्ड, भत्ता इत्यादि का रिकॉर्ड डिजिटल किया जाएगा और ड्यूटी लेने वाले विभागों के साथ एकीकृत भी किया जाना चाहिए। ऑनलाइन ड्यूटी रोस्टर का लाभ, ड्यूटी लगाने में मनमानी खत्म होगी, पक्षपात और भ्रष्टाचार पर नकेल, ड्यूटी आवंटन में देरी को खत्म करना, स्वयं सेवकों को समान अवसर देना, हर तरह की ड्यूटी करने का अभ्यास भी होगा। होमगार्ड के ऑनलाइन ड्यूटी रोस्टर सिस्टम के शुभारंभ अवसर पर होमगार्ड के अधिकारियों ने गृह मंत्री को अवगत कराया कि वर्तमान में होमगार्ड के लगभग 12,000 स्वयंसेवक हैं। ड्यूटी में ऑनलाइन सिस्टम आने से पक्षपात और भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा सकेगी। इसके अलावा ड्यूटी के संबंध में एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भी जानकारी स्वयंसेवकों को मुहैया करवाई जाएगी। ये जानकारी जिला कमांडेंट को भी दी जाएगी। स्वयंसेवकों को जिला मुख्यालय या प्रशिक्षण केंद्रों पर अपनी ड्यूटी के बारे में रिपोर्ट करना होगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि होमगार्ड के स्वयंसेवकों को विभिन्न सुविधाएं देने के लिए विभिन्न स्तरों पर बातचीत की जा रही है ताकि होमगार्ड के स्वयंसेवकों को भी पुलिस कर्मचारियों के समान सुविधाएं मिल सके। और हरियाणा वासियों के लिए खुशखबरी सामने आई है। दरअसल दिल्ली हरियाणा में स्काई बस शुरू होगी जिसमें प्रदूषण पर भी कंट्रोल होगा। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा वासियों के लिए खुशखबरी। दिल्ली हरियाणा में शुरू होगी स्काई बस। प्रदूषण कम करने के लिए सरकार का प्लान। हरियाणा वासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदूषण की बढ़ती समस्या को दूर करने और ईंधन के उपयोग को कम करने के लिए स्काई बस योजना की इच्छा जाहिर की। गडकरी ने एक इवेंट में कहा कि वो ट्रैफिक और प्रदूषण से बचने के लिए दिल्ली और हरियाणा की कुछ जगहों पर स्काई बस शुरू करना चाहते हैं। गडकरी ने कहा कि सरकार के लिए जलवायु को देखना सबसे जरूरी है क्योंकि प्रदूषण के कारण आर्थिक विकास एक अच्छी रणनीति नहीं है। उन्होंने अधिक ब्यौरा दिए बिना ये कहा कि मैं धौलाकुआं से मानेसर तक स्काई बस शुरू करना चाहता हूँ। बाद में स्काई बस की सेवा को बढ़ाकर सोहना तक किया जाएगा। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने बताया कि उनका सपना है कि आने वाले दिनों में ईंधन का आयात शून्य हो जाए। इथेनॉल के महत्व को बताते हुए गडकरी ने परिवहन उद्देश्य के लिए इथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया क्योंकि ये आर्थिक रूप से सस्ता, प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी है। साथ ही कहा कि सरकार की प्राथमिकता पानी से हरित हाइड्रोजन बनाना है। नितिन गडकरी ने बताया कि इथेनॉल देश में कृषि विकास को बढ़ाने जा रहा है क्योंकि हम चावल से इथेनॉल का निर्माण करेंगे। गडकरी ने यह भी कहा कि थर्मल पावर प्लांट पर प्रतिबंध लगाना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा। IVF तकनीक के इस्तेमाल से अब तक केवल इंसान ही गर्भधारण कर सकते थे, लेकिन अब गायों पर भी IVF का इस्तेमाल किया जाएगा जिसका फायदा किसानों को सीधे तौर पर मिलेगा। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। IVF तकनीक से बढ़ेगा दूध उत्पादन। देश भर में 30 बड़े संस्थानों में चलेगा कार्यक्रम।
कम पशुओं से ज्यादा दूध उत्पादन करना मिशन। जी हाँ, IVF तकनीक के इस्तेमाल से अब तक केवल इंसान ही गर्भ धारण कर सकते थे, लेकिन अब गायों पर भी IVF का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ओवम पिकअप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नामक तकनीक विकसित की है। ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं कि ये तकनीक क्या है और इसका क्या प्रोसेस है। क्या है OPU IVF? OPU IVF का मतलब है ओवम पिकअप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बछड़े पैदा करने के लिए जीनोमिक्स सिलेक्शन का प्रयोग किया जाएगा। पहले दुधारू नस्ल की गाय से अल्ट्रासाउंड मशीन से देखकर ओवरी से अंडा लिया जाता है। इसे उत्तम नस्ल के सांड के सीमन के साथ फर्टाइल कर 24 घंटे टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है। भ्रूण विकसित होने पर उसे 7 दिनों तक लैब में इंक्यूबेटर में रखा जाता है। IVF तकनीक से उसे दूसरी गायों के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। अब ये भी जान लीजिए कि OPU IVF तकनीक का उद्देश्य क्या है। OPU IVF का मकसद देश में कम पशुओं से अधिक दूध उत्पादन करना, किसानों के गोधन और गौशाला में भेजी गई आवारा गायों से भी दुधारू गोवंश पैदा करना, एक गाय से अंडे लेकर 1 महीने में 10 बच्चे लिए जा सकते हैं। ICSR के तहत देश भर में 30 बड़े संस्थानों में ये कार्यक्रम चलेगा। NDRI के निदेशक डॉक्टर MS चौहान के निर्देशन में वैज्ञानिकों की तरफ से तैयार OPU IVF तकनीक के इस्तेमाल से दुधारू पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। इस दौरान निदेशक ने बताया कि इससे आने वाले 1 दशक में दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार में उल्लेखनीय परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा है कि देश में अच्छे गोवंश की नस्ल को बढ़ाने के लिए 50% अच्छे नस्ल के सांडों की कमी है। NDRI के निदेशक डॉक्टर MS चौहान ने बताया कि NDRI के पहला बफेलो काफ 1991 में पैदा किया गया था। इसके बाद हमने कई टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा किए हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी, जिसको IVF बोलते हैं और ये साधारण भाषा में उसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं, का वर्ल्ड IVF डे के रूप में मना रहा है। आज से ठीक 1978 में आज ही के दिन 25 जुलाई को लुइस ब्राउन नाम की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुई थी, जिसको प्रोफेसर एडवर्ड ने पैदा किया था। और तब से लेकर अभी तक आप आंकड़े ये कहते हैं कि लगभग 10-12 लाख टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हो चुकी हैं। और इसकी वजह से जिन पेरेंट्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी, वो उसका जो समाधान हुआ है, इसी तकनीकी को हमने अपनाते हुए अपने संस्थान में ये शुरू किया था IVF की टेक्नोलॉजी। और सन 1990 में पहला हमने ये कार्य गोट में किया, बकरी में, और जिसका जो पेपर आया था 1991 के फरवरी में। इसके बाद हमने जो प्रथम बफेलो का IVF जो काफ था, जिसका नाम प्रथम था, वो 1991 में हम लोगों ने पैदा किया, NDRI ने। और उसके बाद तब से लेकर लगातार हम इस दिशा में काम कर रहे थे। हमने कई टेस्ट ट्यूब बेबी यहाँ पर जो बफेलो में है वो पैदा की हमने बकरी। अब किसानों को इस तकनीक से कैसे फायदा पहुँचेगा, ये भी सुनिए। अगर हाँ, जहाँ तक इसके ये IVF की जो तकनीकी है जो अपनाई जा रही है, इससे जो हमारे जितने भी बुल पैदा होंगे
और उनका सेवन को आगे इस्तेमाल में लाया जाएगा, किसानों तक पहुंचेगा, तो किसानों के यहाँ अच्छी बछड़ियाँ पैदा होंगी जो दुधारू बनेंगी बाद में, और उससे दूध का उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। दुधारू पशुओं में IVF और ओवम पिकअप से नस्ल सुधार होगा, जिसका सीधा फायदा प्रदेश के किसानों को भी मिलेगा। मनोहर सरकार की तरफ से चलाई गई मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम किसानों के लिए धरातल पर रंग ला रही है, जहां पिछले साल की तुलना में इस बार सोनीपत में ज्यादा किसान आगे आए हैं और किसान लगातार सरकार द्वारा मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का फायदा भी उठा रहे हैं। मनोहर राज में किसानों की बल्ले बल्ले 7,000 रुपए प्रति एकड़ मिलेगी प्रोत्साहन राशि। 10 एकड़ तक का बाग लगाने पर मिलेगी सब्सिडी। मनोहर सरकार आए दिन किसानों के लिए नई योजनाएं लाती रहती है। इन योजनाओं का मकसद किसानों को आर्थिक रूप से मदद करना है, साथ ही किसानों को खेती बाड़ी से जोड़े रखना है। प्रदेश की सरकार द्वारा चलाई गई मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम किसानों के लिए कारगर साबित हो रही है, जहां पिछले साल की तुलना में इस बार सोनीपत में ज्यादा किसान आगे आए हैं और किसान लगातार सरकार द्वारा मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का फायदा उठा रहे हैं। और वहीं किसानों में भी काफी जागरूकता देखने को मिल रही है। किसान ज्यादा पानी वाली फसलें छोड़कर अन्य फसलों को अपना रहे हैं, जिससे उन्हें 7,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में मिल रही है। इतना ही नहीं, किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। वहीं मेरा पानी मेरी विरासत के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तारीख 31 जुलाई रखी गई है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि योजना के लिए नियम और शर्तें क्या हैं। योजना के लिए नियम और शर्तें। लाभार्थियों को हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। 50 हर्ट्ज पावर के इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग करने वाले किसान को इस योजना का लाभ नहीं। किसानों को अपने पिछले साल के धान उत्पादन के 50% हिस्से में विविधता लानी होगी। आधार नंबर से लिंक्ड बैंक खाता अनिवार्य है। मेरा पानी मेरी विरासत का मुख्य उद्देश्य घटते हुए जलस्तर को ठीक करना है। वहीं मनोहर सरकार ने पानी बचाने वाली फसलों को बढ़ावा देने और धान को छोड़कर प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया। धान की फसल को छोड़कर अन्य फसलें जैसे कपास, मक्का या दलहन की फसलें या अन्य फसलें उगाने पर सरकार प्रोत्साहन राशि दे रही है। और मेरा पानी मेरी विरासत के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई रखी गई है। कृषि विभाग ने 50% लक्ष्य पूरा कर लिया है। कृषि विभाग के अधिकारी देवेंद्र सिंह कुहाड़ ने किसानों से अपील की है कि पानी की बचत करें और सरकार द्वारा चलाई गई योजना का लाभ उठाएं। मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम का मुख्य उद्देश्य ये है कि घटते हुए जल स्तर को ठीक करने के लिए सरकार द्वारा पानी बचाने वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए धान को छोड़कर उसके लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रति एकड़ जो भी किसान धान की फसल को छोड़कर अन्य फसलें लगाएगा, मुख्यतः कपास, मक्का या दलहन की फसलें जो किसान लगाएगा उसको 7,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है, तो सभी किसान भाई इसमें आगे बढ़े और इसमें अभी तक हमारा लक्ष्य 50% के करीब पूर्ण हुआ है। बाकी किसान भी आए, बचत करें, पानी की बचत करें एवं सरकार द्वारा दिए जाने वाली प्रोत्साहन राशि का लाभ उठाएं। सर, जिस प्रकार से सोनीपत कृषि विभाग लगातार कदम बढ़ा रहा है इस मामले में, तो यहाँ पर किसानों में किस प्रकार से जागरूकता देखने को मिल रही है पिछले साल की तुलना में बात करें तो? पिछले साल की तुलना में इस बार हमारे यहाँ जो पंजीकरण हुआ है मेरा पानी मेरी विरासत में वो ज़्यादा है और हमारे यहाँ अभी और भी एरिया इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि किसान अगर जल्दी से जल्दी इस पर पंजीकरण करवाएंगे, पहले आओ पहले पाओ की नीति के तहत उन्हें लाभ प्राप्त होगा। किसानों की खेती के लिए जरूरत से ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है और देश में लगातार पानी का जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। इसलिए हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की है, जिसके लिए किसान भी सीएम मनोहर लाल का। और हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।
हैं।